दोस्तों, क्लाइमेक्स टेल्स के एक और दहशत भरे सफर में आपका स्वागत है। आज हम शहर की चकाचौंध से दूर उन घने जंगलों में जाएंगे जहां सूरज की किरण पहुंचने से पहले मौत अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आज की कहानी है रक्तवंश, खौफनाक जंगल का रहस्य। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से। करण, एक साहसी फोटोग्राफर; ईशानी, जो पुरानी संस्कृतियों पर शोध कर रही थी; आदित्य, एक हिम्मती ट्रेकर; और जोया, जो थोड़ी डरपोक थी पर दोस्तों के साथ निकल पड़ी थी। ये चारों हिमाचल के एक ऐसे इलाके में ट्रेकिंग के लिए गए थे जिसे स्थानीय लोग काला आंचल कहते थे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी, सूरज ढलने के बाद पेड़ों की सरसराहट मत सुनना, और अगर कोई अजनबी आवाज तुम्हें पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। पर जवानी के जोश में उन्होंने इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। पहला दिन काफी अच्छा रहा, पर जैसे ही शाम ढली जंगल का मिजाज बदलने लगा। पक्षियों की आवाज बंद हो गई और एक ऐसी खामोशी छा गई जो कानों में चुभने लगी। करण ने कैंप लगाने का फैसला किया। रात के करीब 12 बज रहे थे। जोया को प्यास लगी और वो टेंट से बाहर पानी लेने निकली। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई गीली जमीन पर भारी चीज घसीट रहा हो। घसीट घसीट। आदित्य, तुम हो? जोया ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर उसने देखा कि एक घने पेड़ की टहनी पर कोई बैठा है। उसका शरीर इंसान जैसा था, पर हाथ पैर असाधारण रूप से लंबे और टेढ़े मेढ़े थे। उसकी आंखें अंधेरे में किसी जानवर की तरह नहीं, बल्कि जलते हुए कोयले की तरह दहक रही थीं। जोया चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो चीज पेड़ से ऐसे कूदी जैसे उसमें हड्डियां ही न हों। उसने एक ऐसी दहलाने वाली हंसी हंसी जो पूरे जंगल में गूंज उठी। करण, आदित्य और ईशानी बाहर दौड़े, पर तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि जोया गायब थी, और जहां वो खड़ी थी वहां बस मिट्टी पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान और खून के कुछ धब्बे बचे थे। जोया! आदित्य पागलों की तरह चिल्लाने लगा। तभी उन्हें पेड़ों के ऊपर से वही हंसी सुनाई दी। उन्होंने टॉर्च ऊपर की, और जो देखा वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। जोया पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर लटकी हुई थी, और उसके पीछे वही रहस्यमयी साया खड़ा था, जिसके चेहरे पर चमड़ी नहीं थी, बल्कि सिर्फ गीला मांस दिख रहा था। वो चीज एक पल में गायब हो गई, और जोया का बेजान शरीर नीचे गिर गया। वो कोई जानवर नहीं था, और न ही कोई भूत। वो कुछ ऐसा था जिसे जंगल ने सदियों से छुपा कर रखा था। आदित्य जोया के शरीर से लिपटकर रो रहा था, लेकिन करण ने उसे जोर से झकझोरा। आदित्य, हमें यहां से निकलना होगा। वो चीज अभी भी यहीं कहीं है। ईशानी की नजरें चारों तरफ घूम रही थीं। तभी उसे पेड़ों पर कुछ अजीब दिखा। पेड़ों की छाल पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से वहां कोई निशान बनाया हो। ईशानी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये कोई साधारण साया नहीं है। मैंने अपनी रिसर्च में पढ़ा था, इस जंगल को नरभक्षी वंश का ठिकाना कहा जाता है। ये वे लोग हैं जो सदियों पहले समाज से कट गए थे और अंधेरे में रहते रहते इंसान से कुछ और ही बन गए। अभी ईशानी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जंगल के चारों तरफ से वैसी ही डरावनी हंसी गूंजने लगी। इस बार वो आवाज एक जगह से नहीं, बल्कि हर दिशा से आ रही थी। इसका मतलब साफ था, वो चीज अकेली नहीं थी। भागो! करण चिल्लाया। तीनों दोस्त घने जंगल की ओर बेतहाशा भागे। पीछे से झाड़ियों के टूटने और तेजी से दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। वो चीज जमीन पर नहीं, बल्कि पेड़ों की टहनियों पर बंदरों की तरह उछलते हुए उनका पीछा कर रही थी। भागते भागते करण का पैर एक जड़ में फंसा और वो गिर पड़ा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, टॉर्च की रोशनी एक चेहरे पर पड़ी। वह चेहरा भयानक था। नाक की जगह सिर्फ 2 छेद थे, आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके दांत आरी की तरह नुकीले थे। वो जीव करण पर झपटने ही वाला था कि तभी अंधेरे में एक तेज रोशनी हुई और एक जलता हुआ मशाल उस जीव की तरफ फेंका गया। वह जीव दर्द से चीखा और पीछे हट गया। तभी झाड़ियों से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में एक पुरानी बंदूक और दूसरी हाथ में मशाल थी। इधर आओ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ, बूढ़े ने आदेश दिया। करण, आदित्य और ईशानी उस बूढ़े के पीछे भागे और एक छोटी सी गुफा के अंदर पहुंच गए, जिसका मुंह एक भारी लोहे के दरवाजे से बंद था। बूढ़े ने दरवाजा बंद किया और जोर जोर से हाँफने लगा। कौन हैं आप, और वो चीजें क्या थीं? आदित्य ने सिसकते हुए पूछा। बूढ़े ने अपनी धुंधली आंखों से उनकी तरफ देखा और कहा, उन्हें वन प्रेत कहते हैं। वे मांस नहीं खाते, वे डर खाते हैं। तुम जितना डरोगे वे उतने ही ताकतवर होंगे। तुमने यहाँ आकर उनके इलाके की मर्यादा तोड़ी है, और अब वे तब तक शांत नहीं होंगे जब तक इस गुफा के अंदर मौजूद हर रूह का अंत न हो जाए। ईशानी ने गुफा की दीवारों पर देखा। वहां हजारों पुरानी तस्वीरें और हाथ के निशान बने थे।
तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वहां करण, आदित्य और ईशानी के नाम पहले से ही खून से लिखे हुए थे। बाबा, हमारा नाम यहां कैसे आया? ईशानी की आवाज कांप रही थी। बूढ़ा आदमी अजीब तरह से मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने ही उन्हें बताया था कि आज रात का भोजन कौन होगा। गुफा के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। बूढ़े की वो हमदर्दी भरी आवाज अब एक ठंडी और रूह कंपा देने वाली हंसी में बदल चुकी थी। तुम्हें क्या लगा? इस जंगल में कोई अजनबी तुम्हारी जान बचाने आएगा? यहाँ की मिट्टी खून मांगती है और ये वन प्रेत मेरे पूर्वज हैं। मैं बस उनकी भूख मिटाने का एक जरिया हूं। आदित्य गुस्से में बूढ़े की तरफ झपटा, लेकिन तभी गुफा की छत से वही नरभक्षी जीव नीचे कूदा। उसकी फुर्ती इतनी तेज थी कि उसने एक ही पल में आदित्य को जमीन पर पटक दिया। वो जीव आदित्य के चेहरे के पास जाकर सूंघने लगा, जैसे उसके डर का स्वाद ले रहा हो। आदित्य! करण चिल्लाया और उसने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी उस जीव की आंखों पर मारी। रोशनी लगते ही वो जीव जोर से चीखा और पीछे हटा। करण ने देखा कि ये जीव पूरी तरह अंधेरे के आदी हैं। तेज रोशनी इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ईशानी, कैमरा, फ्लैश और टॉर्च जलाए रखो। इन्हें पास मत आने देना। करण और ईशानी ने मिलकर आदित्य को उठाया। गुफा के अंदर से अब और भी वैसी ही डरावनी आवाजें आने लगी थीं। उस बूढ़े ने गुफा के पिछले हिस्से की तरफ इशारा किया, जहां एक गहरा कुआं जैसा रास्ता था। वही तुम्हारा आखिरी ठिकाना है। भागो, जितना भागना है भागो। करण ने देखा कि गुफा के एक कोने में कुछ पुराने बारूद के डिब्बे रखे थे, जो शायद कभी यहाँ खुदाई करने आए लोगों के होंगे। उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने ईशानी से कहा, हमें इस लोहे के दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलना होगा, पर बाहर वे पेड़ों पर इंतजार कर रहे हैं। हमें उन्हें एक साथ झटका देना होगा। करण ने मशाल की आग को उन बारूद के डिब्बों के पास रखा और तीनों दोस्त गुफा के उस लोहे के दरवाजे की तरफ दौड़े। बूढ़ा आदमी उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा जंगल उस गूंज से दहल उठा। धमाके की रोशनी और आवाज ने उन वन प्रेतों को कुछ देर के लिए अंधा और बहरा कर दिया। धमाके के कारण लोहे का दरवाजा उखड़ गया। करण, आदित्य और ईशानी बाहर की तरफ भागे, लेकिन बाहर का नजारा और भी डरावना था। हजारों की संख्या में वे जीव पेड़ों से नीचे उतर रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे में मशालों की तरह चमक रही थीं। भागते भागते वे एक पुरानी लकड़ी के पुल के पास पहुंचे, जिसके नीचे एक गहरी और तेज बहाव वाली नदी थी। अगर हम इस पुल को पार कर गए तो शायद बच जाएं, ईशानी ने हांफते हुए कहा। वे पुल के बीचों बीच पहुंचे ही थे कि तभी सबसे बड़ा और भयानक वन प्रेत उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में जोया का वही कैमरा था जो वो ले गई थी। उसने कैमरा जमीन पर पटका और एक ऐसी आवाज निकाली जैसे वो उन्हें चुनौती दे रहा हो। तभी पीछे से वो बूढ़ा आदमी भी आ गया। उसके हाथ में वही बंदूक थी। खेल खत्म हुआ। इस पुल से आगे कोई नहीं गया। उस विशाल जीव ने एक भयानक गर्जना की और पुल की रस्सियों को अपने हाथों से खींचने लगा। पुल बुरी तरह डोलने लगा। करण ने देखा कि वह जीव अब हमला करने ही वाला है। ईशानी, आदित्य, मेरी बात ध्यान से सुनो, करण ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही मैं इशारा करूं, तुम दोनों नदी में कूद जाना। इस पुल पर रहकर हम नहीं बच पाएंगे। पागल हो गए हो क्या? इतनी ऊंचाई से? आदित्य चिल्लाया। तभी उस बूढ़े ने ट्रिगर दबा दिया। गोली करण के कंधे को छूती हुई निकल गई। उसी पल वो विशाल वन प्रेत हवा में उछला और उनकी तरफ झपटा। अभी कूदो! करण ने दहाड़ते हुए आदित्य और ईशानी को धक्का दिया और खुद भी नदी की गहराई में कूद गया। ठीक उसी पल वो जीव उस जगह पर उतरा जहां वे खड़े थे। उसके भारी वजन और जोरदार प्रहार से वो पुराना पुल दो टुकड़ों में टूट गया। वो बूढ़ा आदमी जो पुल के किनारे पर था, अपना संतुलन खो बैठा। उसने चीखते हुए पुल की रस्सी पकड़नी चाही, पर वो विशाल जीव और वो बूढ़ा दोनों एक दूसरे में उलझकर गहरी खाई और तेज बहाव वाली नदी में जा गिरे। पानी बहुत ठंडा और तेज था। अंधेरे में करण को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो पत्थरों से टकराता हुआ आगे बह रहा था। अचानक उसका हाथ एक मजबूत पेड़ की जड़ पर पड़ा जो नदी के किनारे झुकी हुई थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींचा। कुछ दूर पर उसे आदित्य और ईशानी भी किनारे पर हाँफते हुए मिले। वे तीनों लहूलुहान थे पर जिंदा थे। सूरज की पहली किरण धीरे धीरे आसमान में नजर आने लगी थी। जैसे ही रोशनी फैली, जंगल की वो डरावनी आवाजें शांत हो गईं। वे जीव रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वे वापस गुफाओं के अंधेरे में लौट चुके थे। वे तीनों लड़खड़ाते हुए उस काला आंचल जंगल से बाहर निकले। हाईवे पर पहुंचकर उन्होंने एक ट्रक को रोका। ट्रक ड्राइवर ने उनकी हालत देखकर पूछा,
कहाँ से आ रहे हो बेटा? इस तरफ तो कोई नहीं जाता। करण ने पीछे मुड़कर उस घने जंगल को देखा। उसे आज भी यकीन नहीं हो रहा था कि वे वहां से बच निकले हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी। उसके हाथ पर नाखूनों के वैसे ही गहरे निशान थे जैसे उन वन प्रेतों के थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन निशानों से खून नहीं, बल्कि वैसा ही काला तरल पदार्थ निकल रहा था जो उस बूढ़े आदमी के घावों से निकल रहा था। ईशानी ने करण का हाथ देखा और उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। उस जंगल ने उन्हें पूरी तरह जाने नहीं दिया था। वे शरीर से तो बाहर आ गए थे, पर उस रक्त वंश का हिस्सा अब करण के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, जंगल के अंदर से फिर वही दबी हुई हंसी सुनाई दी। वो सिलसिला खत्म नहीं हुआ था, वो बस एक नए रक्षक का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, क्लाइमैक्स टेल्स की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली सीरीज रक्तवंश यहाँ समाप्त होती है। क्या आपको लगता है कि करण उस भयानक शाप से कभी बच पाएगा, या वो खुद उस जंगल का अगला रखवाला बन जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ाई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो खुद को बहुत बहादुर समझते हैं। ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों और रहस्यों के लिए क्लाइमैक्स टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना न भूलें ताकि कोई भी डरावना अपडेट मिस न हो। जल्द ही लौटेंगे एक और नई दहशत के साथ, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे हॉन्टेड हाईवे की जहां मुसाफिर तो जाते हैं पर वापस कभी नहीं आते। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अंधेरे में छुपी हर आवाज सिर्फ हवा नहीं होती।